नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम रीट 2021 की तैयारी करने हेतु रीट का मेगा टेस्ट मनोविज्ञान का, ठीक है, ओनली मनोविज्ञान का 30 प्रश्न है साइकोलॉजी के, बहुत ही शानदार लेवल, एकदम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 19वां टेस्ट है, ठीक है। तो इसके पहले भी 18 टेस्ट गोल्डन पेपर सीरीज के अंतर्गत ले चुका हूँ। पूर्णतः नवीन प्रश्न, पूर्णतः व्याख्या के साथ में शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 1 है आपके, इनमें से कौन सा अभिसारी चिंतन से संबंधित है? मौलिक चिंतन, रचनात्मक प्रदर्शन, समस्या समाधान और वैकल्पिक समाधान। तो मित्रों, एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। तो जो अपसारी चिंतन होता है उसका संबंध सृजनात्मकता से होता है और इस सृजनात्मकता के अंतर्गत मौलिक चिंतन आ जाता है। मौलिक मतलब नवीन, रचनात्मक प्रदर्शन सृजनात्मकता में ही आता है, वैकल्पिक समाधान सृजनात्मकता मतलब अभिसारी चिंतन में नहीं आते हैं, किस में आते हैं? अपसारी में। तो चौथा विकल्प, दूसरा विकल्प, पहला विकल्प, ये तीनों तो अपसारी चिंतन के उदाहरण हैं और जो विकल्प बच रहा है समस्या समाधान, तीसरा विकल्प, ये अभिसारी चिंतन से संबंधित है साथियों। तो आपके विकल्प नंबर 3 सही है पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सभी के? तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे साथ। तो आपके प्रश्न संख्या 2 है, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 को, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? स्पीयरमैन ने, डेनियल गोलमैन ने, हॉवर्ड गार्डनर ने और जॉन मेयर के द्वारा। तो देखो, बहुविमात्मक प्रज्ञा, जो बहुविमात्मक प्रज्ञा है मतलब बहुविमात्मक प्रज्ञा का मतलब बुद्धि से लिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की जो बुद्धि, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वही पूछा गया है। थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया था। तो बहुबुद्धि का नाम आते ही तो आप सभी बता ही दोगे, किसने? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया गया है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो चलिए आते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, शुगधिशयिता है, शुगधिशयिता है, अवधान संबंधित विकार है, मनोगतिक संबंधी विकार है, एक प्रकार की विचलन है और आहार ग्रहण संबंधित विकार है। तो देखो, शुगधिशयिता का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। शुगधिशयिता क्या होता है? शुगधिशयिता का मतलब होता है यह एक प्रकार का आहार, आहार मतलब क्या होता है? भोजन साथियों, ठीक है। भोजन ग्रहण संबंधित एक ये विकार है शुगधिशयिता। एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है, नाम सुना होगा ना आपने। तो साथियों, ये दोनों ही भोजन संबंधित विकार है, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो आपके चौथा क्वेश्चन है, आर्थोपेडिक रूप से विकलांग बच्चों में निम्न में से कौन सी सबसे अधिक संभावना है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्थीमिया। तो प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर बताइए कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। जो आर्थोपेडिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं उनमें सबसे अधिक संभावना कौन सी रहेगी? तो साथियों, जो प्रश्न संख्या जो 4 है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपके डिस्ग्राफिया। जो बालक आर्थोपेडिक रूप से विकलांग होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा ये समस्या रहेगी डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया की समस्या मुख्य रूप से लेखन से संबंधित होती है साथियों। डिस्कैल्कुलिया की समस्या गणित से संबंधित होती है। डिसलेक्सिया की समस्या पठन संबंधित होती है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा अच्छी तरह से इन सभी को। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 4 में, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है, ठीक है। बालक का विद्यालय में न जाना, बालक का किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना और बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो देखो, एक होता है अवरोधन की समस्या और एक और होती है अपव्यय की समस्या। दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लास्ट टाइम चल रहा है आपके। तो यहाँ पर देखिए, अवरोधन की जो समस्या होती है उसका मतलब है किसी बालक का
1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, मतलब फेल जिसको कहा जाता है, फेल कर दिया जाता है तो वो होती है अवरोधन की समस्या। अगर अपव्यय की समस्या रही है तो अपव्यय में क्या होता है साथियों, बालक द्वारा बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया जाता है, तो अपव्यय की समस्या कहलाती है। लेकिन यहाँ अवरोधन पूछा है तो फिर तीसरा विकल्प ही आपके सही रहेगा प्रश्न 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। 6वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध स्थापित होते हैं। स्पीयरमैन का ये कथन है, बार्लेट का ये कथन है, थॉर्नडाइक का ये कथन है और स्किनर का ये कथन है। तो बताइए प्रश्न नंबर 6 में उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? सृजनात्मकता से संबंधित साथियों ये जो कथन है ये स्पीयरमैन ने कहा है। किसने कहा है? स्पीयरमैन ने, जिन्होंने बुद्धि का जो सिद्धांत है, द्वितत्व का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत या द्विकारक या त्रिकारक का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। देखो, सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है, ठीक है, जिससे वह संबंधों का जो रूपांतरण है इसके द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, मतलब नई नई चीज़ें खोज की जाती है सृजनात्मकता में, ऐसा ही कुछ कहना है स्पीयरमैन का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो मित्रों 7वां क्वेश्चन है, देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को। अब आज 23 है डेट, 23। आपके पास कितने दिन बचे हैं? 25, मतलब यूँ मानो 1 महीना बस, ठीक है, 1 महीना। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर, ठीक है, आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो देखो, बालकों का जो अधिगम है वो सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? विकल्पों को देखते हुए आंसर दीजिएगा। साथियों, एकाधिकारवादी यदि शिक्षण व्यवस्था होगी तो अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली नहीं हो सकता। बालकों को निष्क्रिय रखा जाएगा तो भी अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली नहीं हो सकता। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल दिया जाए या फिर बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास, तो फिर यहाँ पर ये प्रथम विकल्प बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास हो रहा है, भावात्मक का भी हो रहा है और मनोचालक पक्ष का भी विकास हो रहा है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन है आपके, मनुष्य की सामान्य कामना व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा, अंतर्नोद, आवश्यकता और लक्ष्य। देखो, मनुष्य की जो सामान्य कामना है, जो इच्छाएं हैं, उसको हम किस नाम से जानेंगे साथियों? जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी कामना है, इच्छा है, तो फिर हम उसको लक्ष्य, अंतर्नोद या अभिप्रेरणा नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको कहते हैं आवश्यकता। किस नाम से जानते हैं मित्रों? उसको आवश्यकता के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो चलिए देख लेते हैं 9वें प्रश्न को। ये देखिए 9वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे। जीन पियाजे के, ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है और बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो देखो, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो बताया है प्रमुख प्रस्ताव, ठीक है, प्रमुख प्रस्ताव बताना है यहाँ पे। तो वयस्कों से भिन्न तो होती है, वयस्कों से बेहतर नहीं होगी, ये तो गलत है। भिन्न तो होती है, लेकिन वो मात्रात्मक रूप में होगी या गुणात्मक रूप में होगी साथियों? तो देखो, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया है कि जो बच्चों की सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। विकल्प नंबर 1 सही है आपके 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। तो आपकी 10वां क्वेश्चन, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है।
अनुकूलन में, प्रेरक पेशे कौशल में, समस्या समाधान में और विचारात्मक प्रक्रिया है ये। तो साथियों प्रश्न संख्या जो 10 है, प्रतिबिंब एक शब्द इसमें है, एक शब्द है अवधारणा, प्रतीक है, संकेत है, भाषा है, मानसिक क्रिया है। तो साथियों ये सभी चीज़ें विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? विचारात्मक प्रक्रिया। हमारे मस्तिष्क में जब विचारात्मक प्रक्रिया चलती है तो प्रतिबिंब भी बनते हैं, अवधारणा भी बनती है, प्रतीक और संकेत भी आते हैं, भाषा और मानसिक क्रिया भी आती है। ये सभी विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित इनको माना जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है आपके 10वें क्वेश्चन में। देखो 10वें में हो सकता है आपको तीसरा विकल्प भी सही लगे, लेकिन आंसर तो 4 ही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11वां क्वेश्चन है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्न में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण और खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। देखो प्रश्न नंबर 11 में चारों ही विकल्पों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और फिर इसका जो सही आंसर है उसका चयन कीजिएगा साथियों। तो 11वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, जो एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम है, इसके लिए पाठ्यक्रम में क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास बिल्कुल लाभकारी होना चाहिए। आगे देखते हैं, सहकर्मी संचार का विकास ये भी लाभकारी है, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण ये भी लाभकारी है, खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो साथियों खोज करके सीखना या सक्रिय अधिगम का ह्रास का मतलब कमी, तो ये कमी करके हम छात्र केंद्रित अधिगम में विकास थोड़ी कर सकते, इसलिए ये आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 में चौथा विकल्प। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न मित्रों, प्रश्न नंबर 12 है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास आनुवंशिकीय कारकों द्वारा पूर्व निर्धारित चरणों के एक स्पष्ट व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है, विकास सरल और आयामी है, बच्चों के विकास में सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विविधता पाई जाती है और विकास पूर्णतः आनुवंशिकी से प्रभावित होता है। तो ये 4 विकल्प है, अच्छे से प्रश्नों को देखिएगा और बताइए कि भाई विकास के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। तो प्रश्न नंबर 12 जो है साथियों, उसका सही आंसर क्या रहेगा? विकल्प नंबर 3, बच्चों के विकास में सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विविधता पाई जाती है। जिस संस्कृति में बालक का जन्म होता है वहाँ का प्रभाव उसके विकास पर पड़ेगा और व्यक्तिगत विविधता भी उसमें कोई ना कोई जरूर पाई जाएगी साथियों। तीसरा विकल्प सबसे बेस्ट है। देखो सरल और आयामी नहीं है, विकास तो जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, इसलिए ये गलत है। पूर्णतः आनुवंशिकी से प्रभावित नहीं होगा, वातावरण से भी प्रभावित होता है, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ ये पहला विकल्प भी गलत ही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो चलिए आपके 13वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो देखो 13वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल के प्रश्न ज़्यादातर मिलेंगे आपको आज। तो देखो जो कारण परिणाम का संबंध है बालक वो समझ चुका है, समझना वगैरह, तुलना करना, वर्गीकरण करना, ये अवबोध के अंतर्गत आता है साथियों। किसके अंतर्गत आता है? अवबोध के। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो आपके 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांतकार ने प्रस्तावित किया कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न है? हॉवर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। तो देखो बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो ये तो अभी पहले भी ये क्वेश्चन बता दिया था आपको कि भाई ये तो जीन पियाजे ने बताया है। अभी कुछ देर पहले तो इसी टेस्ट में तो था ये क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अभी कुछ देर पहले मतलब यूँ मानो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके रिपीट हो गया ये, है ना। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट थोड़ा चेंज करके हुआ, जो का त्यों नहीं। तो यहाँ थर्ड विकल्प ही सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है मित्रों, मनोचित्रण का संदर्भ है, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है,
जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है, मन का चित्रण खींचना ही मनोचित्रण है, या मन के प्रकार का अन्वेषण करना मनोचित्रण होता है। देखो 15वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है आपके, मनोचित्रण का संदर्भ किससे लिया जाता है? अर्थग्राहिता को बढ़ाने की एक तकनीक इसको माना जाता है साथियों। अर्थग्राहिता मतलब अर्थ ग्रहण करने की जो क्षमता है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को पढ़ते वगैरह है, कुछ सीखते हैं तो उसमें हम अर्थ ग्रहण जो उसका करते हैं, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। तो 16वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की अवधि का एक प्रमुख संकेत है? पेशीय कौशल और समग्र भौतिक विकास का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और सारगर्भित सोचने की क्षमता का विकास, विश्वास निर्माण के खेल का आयाम, और तार्किक विचार का विकास जो प्रकृति में मूर्त है। तो देखो प्रश्न संख्या 16 में आपको सही आंसर देना है। मध्य बाल्यावस्था जो होती है इसका प्रमुख संकेत, मध्य बाल्यावस्था लगभग 8 से 9 वर्ष का समय जो होता है, 8 से 10 वर्ष तक भी मान सकते हो। तो साथियों इस समय सबसे जो मुख्य संकेत मिलता है वो है तार्किक विकास, तार्किक विचार का विकास, कि बालक में तार्किक विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, विकास होने लग जाता है, जो प्रकृति में कैसे होते हैं मूर्त, मतलब उनके सामने जो चीज़ें होती है उन पे वो तार्किक प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं, ठीक है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। आपके 17वां क्वेश्चन है, निम्न विमाओं में से किस पर व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह बहुत हंसमुख हो तथा सामाजिक हो? आक्रामकता, बुद्धि, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता। तो देखो हेंस आइंजैक का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह बहुत हंसमुख है और सामाजिक है। तो हंसमुखता और सामाजिकता ये बहिर्मुखता की विशेषता होती है साथियों। इसके ठीक विपरीत अंतर्मुखता होती है। तो ओनली यहाँ चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न है मित्रों, प्रश्न नंबर 18 छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन माता पिता को प्रतिक्रिया देने के उद्देश्यों के लिए उच्च या निम्न और गैर प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने में सहायक है। अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और शिक्षक को उसके शिक्षण पर प्रतिबिंबित करने में मदद करता है। बच्चों के शिक्षण में बिल्कुल भी मददगार नहीं है और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। तो प्रश्न नंबर 18 में थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कोई भी प्रगतिशील कक्षा है उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, थोड़ा टाइम दे देता हूँ साथियों इस क्वेश्चन के लिए। राइट आंसर जो आपके 18वें क्वेश्चन में रहेगा वो है विकल्प नंबर 2। अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, शिक्षक को उसके शिक्षण पर प्रतिबिंबित करने में भी मदद करता है। सेकंड विकल्प ही बेस्ट विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 19वें क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो समाज में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, और वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो देखो प्रश्न नंबर 19 में एक प्रतिभाशाली या बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं रहेगा साथियों? दीजिए 19वें क्वेश्चन में अपना आंसर कि भाई इसमें ये विकल्प सही है। तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये कोई बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। समाज में स्वयं को समायोजित कर ले, नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर ले, जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखे, ये तीनों ही लक्षण तो प्रतिभाशाली के हैं साथियों। लेकिन लंबे निबंधों को रटना ये प्रतिभाशालिता नहीं मानी जाती है या फिर बुद्धिमत्ता नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका 3 ही सही रहेगा 19वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो आपके 20वां क्वेश्चन, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए। सम्मान, शारीरिक, सामाजिक और आत्म अनुभूतिकरण। तो देखो
यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहे हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। ठीक है, आवश्यकता हमारे अंदर उत्पन्न होगी तभी हम अभिप्रेरित होंगे। अगर आवश्यकता ही नहीं है तो हम किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित ही नहीं होंगे। तो छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूरी करना चाहिए साथियों? शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति सबसे पहले की जाती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 20वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो आपकी 21वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों को इतर प्रदान करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो देखो, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्रदान करना होगा, ये है ना। पुस्तकों को इतर प्रदान करना, ये कोई लाइन ही नहीं, ये जमा ही नहीं। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्रदान करना, ये था विकल्प, है ना। तो देखो, एनसीएफ 2005 के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत ज्ञान को वास्तविक जीवन से भी जोड़ा जाता है, सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। रटने को महत्व प्रदान इसमें नहीं किया जाता है, सही बात है। पुस्तकों से इतर ज्ञान भी प्रदान किया जाता है, लेकिन अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, साथियों ये चीज़ एनसीएफ 2005 नहीं बताता है। इसलिए आपके विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके 22वें क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 22, गर्भधारण के साथ साथ यदि गर्भस्थ स्त्री तंबाकू एवं निकोटीन युक्त कोई पदार्थ का निरंतर सेवन करती है तो गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क आधा ही विकसित होता है, जन्म से उनका समय से पहले ही हो जाता है, शिशु अंधा बहरा एवं मानसिक दुर्बलता के साथ पैदा होता है और इनमें से कोई नहीं। देखो, गर्भधारण के समय मतलब जब बच्चा पेट में माँ के गर्भ में होता है, तो मान लीजिए कोई स्त्री है जो तंबाकू और जो निकोटीन युक्त कोई पदार्थ है उसका लगातार सेवन कर रही है, तो उससे क्या होता है साथियों, कई बार जो बालक है उसका जन्म समय से पहले ही हो जाता है। जैसे 9 महीने और 10 दिन का समय होता है, ठीक है, 9 महीने और 10 दिन का समय होता है बालक के जन्म के लिए, तो उसके पहले ही बालक का जन्म हो जाता है। किस कारण से हो जाता है? क्योंकि माँ क्या कर रही है, इस जो है तंबाकू और जो निकोटीन है उस पदार्थ का निरंतर सेवन कर रही है गर्भावस्था के दौरान। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए आपके दूसरा विकल्प सही है। अगर शिशु का जन्म समय से पहले हो जाता है तो उससे माँ की जान को भी खतरा रहता है और जो शिशु है उसके भी बचने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन, किसने कहा उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था में प्रौढ़ता के लक्षण आ जाते हैं? होलिंगबर्थ, स्टेनले किंग और सिम्पसन। तो 23 में जो राइट आंसर है कि भाई ये जो कथन है ये किंग के द्वारा कहा गया है उत्तर बाल्यावस्था के बारे में कि भाई ये लक्षण उसी में के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों? इसमें तीसरा विकल्प। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 24 पर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो 24वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभिवृत्ति के संबंध में असत्य कथन है। अभिवृत्तियां जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। अभिवृत्तियों का संबंध संवेगों तथा भाव पक्ष से होता है। अभिवृत्ति के 2 घटक होते हैं और अभिवृत्तियों में प्रेरणात्मक तत्व होते हैं। तो 24 में राइट आंसर देना है कि भाई ये कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। अभिवृत्ति के संबंध में आपको क्या देखना था? असत्य कथन देखना था साथियों। तो 24 में जो सही आंसर है अभिवृत्ति के बारे में, अभिवृत्तियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है साथियों। प्रेरणात्मक तत्व भी पाए जाते हैं। इनका संबंध संवेगों और भाव पक्ष से भी होता है, लेकिन इसके 2 घटक नहीं होते हैं बल्कि इसके घटकों की संख्या 3 होती है। तो फिर कौन सा कथन असत्य हुआ? विकल्प नंबर 3, अभिवृत्ति के 2 घटक होते हैं, ये एक असत्य कथन है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर आते हैं। आपके 25वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 25वां क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह के छात्रों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह के छात्रों से उच्च अपेक्षाएं बनाए रखना चाहिए।
और विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। तो 25वें क्वेश्चन में अच्छे से विकल्पों को देखिएगा और विकल्पों में से भी उस विकल्प का चयन करिएगा जो कि सबसे बेस्ट विकल्प हो। तो 25वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, जो अधिगम निर्योग्य वाले शिक्षार्थी होते हैं इनके द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या होता है साथियों, कि इनको विविध कौशल और युक्तियों का शिक्षण कराना चाहिए। ठीक है, जो सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। 26वां क्वेश्चन है, वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व है वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन, जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग, व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं का योग और व्यक्ति के गुणों का योग। तो वैसे तो सारी ही चीज़ें व्यक्तित्व की बताई जा रही है प्रश्न नंबर 26 में, लेकिन जो वैलेंटाइन के अनुसार है, जो वैलेंटाइन ने बताया है, आपको तो वही बताना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व है। तो 26 में जो राइट आंसर है वो है जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों के योग ही को ही व्यक्तित्व कहते हैं, ऐसा वैलेंटाइन का कहना था साथियों। तो दूसरा विकल्प 26 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। 27वां क्वेश्चन है मित्रों आपके, रेसिरवियर ऑफ लिबिडो किसके लिए प्रयुक्त होता है? इड के लिए, ईगो के लिए, सुपर ईगो के लिए और इनमें से सभी के लिए। तो देखो, रेसिरवियर ऑफ लिबिडो, यहाँ पर लिबिडो का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। इसका प्रयोग इड के लिए किया जाता है। इड मतलब इदम के लिए किया जाता है, जो पार्श्विक प्रवृत्ति होती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 27 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन साथियों, प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों की नहीं है? इसके माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से अभिव्यक्त करना, इसे व्यक्ति के चेतन मन का ज्ञान किया जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, प्रश्न नंबर 28 में व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों की जो विशेषता नहीं है वो बताना है। तो मित्रों, प्रक्षेपी विधियों से क्या अचेतन मन की बातों को भी ज्ञात करते हैं। जो व्यक्ति की बातें हैं, उसके विचार है, उसकी भावनाएं हैं, उसके अनुभव हैं इत्यादि को खुद नहीं बताता है, बल्कि अन्य उद्दीपक के माध्यम से वो अभिव्यक्त करता है। ये भी सही है, लेकिन इसमें तीसरा विकल्प कह रहा है कि व्यक्ति के चेतन मन का ज्ञान किया जाता है। तो चेतन मन का नहीं, बल्कि अचेतन मन का ज्ञान किया जाता है। तो इसलिए आपके विकल्प नंबर 3 सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। तो आपके 29वां क्वेश्चन है साथियों, बुद्धि अखंड इकाई है, एक समय में एक ही काम करती है। यह कथन किस सिद्धांत को द्योतक करता है? विकासात्मक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत और एक कारक सिद्धांत। तो देखो, बिने का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। बिने ने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कि भाई बुद्धि में एक तत्व पाया जाता है जिसकी ही पूर्ण सत्ता होती है और उस पर किसी भी का भी अंकुश नहीं होता है। तो एक समय में एक ही वो काम करती है। ये एक अखंड इकाई है, अविभाज्य इकाई है, इसको खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा एक कारक सिद्धांत में बिने के द्वारा बताया गया था साथियों। बुद्धि का पहला सिद्धांत है ये, है ना। तो चौथा विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और साथ में कमेंट करना है कि भाई 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है कि भाई हमें इस प्रश्न में डाउट है, तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। देखिए 30वें क्वेश्चन को, कार की इच्छा पूरी नहीं होने पर व्यक्ति कल्पनाओं के साथ माध्यम से मर्सिडीज कार में अपनी प्रेमिका के साथ लोगों से सलामी ले रहा होता है। कथन में समायोजन की कौन सी युक्ति प्रयुक्त हुई है? तादात्म्यकरण, द्विवा स्वप्न, प्रतिगमन और विपरीत रचना। देखो, कार की इच्छा पूरी नहीं है तो वो द्विवा स्वप्न में क्या सोच रहा है, मेरे एक मर्सिडीज कार है जिसमें अपनी प्रेमिका के साथ मैं बैठा हूँ और लोग मुझे सलामी दे रहे हैं। तो साथियों, ये क्या है, डे ड्रीमिंग, ठीक है, द्विवा स्वप्न के माध्यम से।
विकल्प नंबर 2 सही है आपके 30वें क्वेश्चन में। तो ये था आज का टेस्ट, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।